नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फैजल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज मैं हूं समाजवादी पार्टी के एक बहुचर्चित नेता और विधानसभा बाराबंकी के एमएलए जो विगत 2 विधानसभा चुनाव से जीत हासिल करते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुरेश यादव जी की। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में अब की बार अखिलेश सरकार की गूंज उठेगी? आपका सवाल सही है। आज के परिदृश्य में यूपी सरकार तो पूरी तरह फेल हो रही है, चाहे कानून के मुद्दे पर हो, चाहे विकास के मुद्दे पर हो, चाहे रोजगार के मुद्दे पर हो, चाहे नौकरी देने के मुद्दे पर। सरकार पूरी तरह विफल है और ये सही है कि पूरी तरह फेस करने वाली समाजवादी पार्टी ही है जो भारतीय जनता पार्टी खदेड़ने पूरा अपना सहयोग योगदान करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा 5 साल में जो योजनाएं चलाई गई उसमें जानी कितनी जनहित कल्याणकारी, एक योजना का कोई भी एक उत्तर देने के योग्य कोई भी दूसरे भाजपा का दल का कोई बड़े से बड़ा नेता अगर अखिलेश जी द्वारा चलाई गई किसी भी योजना को तोड़ कोई काम किया हमें केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जाने क्या कभी गाय के नाम पर, कभी चाय के, ऐसे रोजी रोटी नहीं चलती। देश में ये 100% सही है कि आने वाला समय समाजवादी होगा। सर, ये बताइए, आपने 2017 विधानसभा चुनाव में आपने क्षेत्र के लोगों से जितने भी वादे किए थे, आप उसके कितने करीब पहुंच चुके हैं आज, यानी 2020 तक? आप यकीन कीजिए कि जब 17 क्या हम 12 में भी जब जनता के बीच गए थे अपने लिए मदद मांगने, तमाम लोगों ने, कई लोग आदत होती है, जनता कहती है कि आप जीत जाओगे तो क्या करोगे, तो मैंने उस समय भी कहा था कि हम वादा मत कराइए, वादे करेंगे तो एक बार में हम जहां जहां गांव जाएंगे हर गांव काम तो एक बार में नहीं हो पाए। तो जनता, यकीन मानिए आप, जनता हमसे कभी कोई वादे नहीं कराती, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जो इच्छाएं थी 2012 में जितनी मदद मिली थी, जितनी वोट मिली थी, उससे 17,110 वोट 2017 में हमको ज्यादा मिली। 2012 के सापेक्ष 12 में हमने इतना काम किया जनता की बदौलत, माने अखिलेश यादव जी की बदौलत, जितना काम पूरी बाराबंकी सदर विधानसभा में आजादी के बाद 5 साल में किसी विधायक ने। तो जनता ये जानती है, इसी भरोसे उन्होंने मदद की कि हम वादे नहीं करते हैं, लेकिन हमने जो काम किया उसी का परिणाम था, जो सम्मान दिया उसी परिणाम था कि हम वापिस आए। ये निराशा जरूर है जिस दिन हम लोग जीते, 17,110 वोट पिछले विधानसभा से ज्यादा हमको मिली, बढ़त मिली, उससे ज्यादा वोट से जीते, जितनी वोट मिली थी उससे 17,110 वोट ज्यादा मिली। तब हमको चिंता बढ़ी कि हमारे मददगार बढ़े हैं, ताकत कम हुई है। जब ताकत कम हुई है तो हम इनका भरोसा कैसे जीतेंगे, इनकी अपेक्षाओं पे खरा कैसे उतरेंगे, ये दर्द तो रहता है। और उस दर्द में योगी जी और ज्यादा कुरेदने का काम करते हैं, एक भी काम नहीं हो पा रहा। बाराबंकी जनपद की शहरी क्षेत्र की बात अगर की जाए, अभी मैडम चौहान साहब आई थी, जनपद के सभी अधिकारी थे, सभी विधायक गण थे, मैंने उनसे केवल एक ही सवाल किया था कि बाराबंकी शहर के अंदर पुरानी आबादी में आजादी के बाद आज तक इतने गड्ढे नहीं, और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सरकार प्रदेश गड्ढा मुक्त। हम शहर की बात तो दुख ये रहता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर करने के लिए हम लोग के पास मद नहीं होता है, विधायक के पास हम शासन में लिख सकते हैं और सरकार करना नहीं चाहिए। जनता हमारी हमसे संतुष्ट है और मुझे लगता है वो भी जानते हैं जितनी ताकत इनके पास हमने दी वो ताकत तो बरकरार है, लेकिन सत्ता की ताकत नहीं, और सरकार की इच्छा शक्ति सभी लोग जानते हैं, इसलिए सवाल ज्यादा नहीं करते। लेकिन दुख रहता है हमको कि हम जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, केवल सरकार के फेलियर से। तो सर, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के लिए किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं?
विगत 2 वर्षों से 2 विधानसभा चुनाव से आप जीत हासिल करते आ रहे हैं, तो किस तरह से आप अगर उसको देखते हैं? आप देखा जाए, सवाल अच्छा है आपका। देखा जाए तो बाराबंकी शहर एक कस्बा टाइप का लगता था। 2012 में जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी और हम विधायक बने, बाराबंकी शहर में आपने देखा होगा कि 12 से पहले स्ट्रीट लाइटें नहीं थी। यही जीआईसी और सरकारी पुरुष और महिला अस्पताल के सामने रात में लोग निकलते ढलते थे पैदल। शहर के अंदर ये हाल था कि लगता था कोई कस्बा है। इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रीट लाइट हमने लगाई। 7 पुल शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए शहरी क्षेत्र की आस पड़ोस में बनाए कि हर तरफ से जिधर भी आप देखोगे हर पुल डबल हो गया। महिला अस्पताल में अभी हमने सदन में भी कहा था कि महिला अस्पताल जो था वो 73 बेड का था जब हम पैदा हुए। 20 से 22 करोड़ रुपया माननीय अखिलेश यादव जी से स्वीकार करा के हमने 7 मंजिल का महिला अस्पताल बनवाया। 100 बेड का महिला मैटरनिटी विंग बनवाया था। सरकार चली गई, अस्पताल तब से खड़ा है आज तक। और जब हमने लिखा पढ़ी की कई अधिकारियों से बात की, स्वास्थ्य विभाग के तब बड़े बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव तक का बात की, तो वही महिला पुराने महिला अस्पताल के 73 बेड उठा के नए वाले महिला अस्पताल में डाल दिए, जबकि 173 हो। अगर देखा जाए तो शहर में किसी भी तरह कोई मीटिंग करने के लिए कोई ऑडिटोरियम नहीं था। शहरी क्षेत्र में हॉस्पिटल में अलग से फीडर चंदौली से यहाँ तक आया कि 24 घंटे हमारे गरीब मरीजों को बिजली मिल सके। और अगर देखा जाए तो हमने 78 जनेश्वर मिश्रा गांव, जिसमें 40 लाख रुपया प्रत्येक गांव मिलता था, और 86 गांव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नाम से स्वीकार करा कर जाने कितनी सड़कें। और मैं बता दूं आपको कि 2016 खत्म होते होते पूरी बाराबंकी विधानसभा में कोई एक गांव छूटा नहीं था जहां पे हमने विद्युतीकरण नहीं करा। और सबसे बड़ा काम अगर बाराबंकी जनपद में हुआ है माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से और हमारी तमाम जनता की मदद से, जिन्होंने हम सबको हमारी सरकार बनाई, हमको विधायक बनाया, तो बाराबंकी में 133 केवीए का केवल एक पावर हाउस था, चंदौली पावर हाउस। इसी से बिजली सुबेहा के आगे तक जाती थी, सूरतगंज के आगे तक जाती थी, रामसनेही घाट के आगे तक जाती थी, कुर्सी के आगे पीछे तक। पूरे शहर में केवल 133 केवीए का एक वो सब स्टेशन था जिससे बिजली जाती थी। और इसी का परिणाम होता था कि गर्मी में पूरे जनपद वासियों को, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे देहात के लोग हो, उनको बिजली का वोल्टेज नहीं मिलता। माननीय अखिलेश यादव जी के सामने हम लोगों ने योजनाएं दी, ये बातें रखी कि हमारे जनपद वासी बहुत परेशान होते हैं गर्मी में। तो आप देखिए 233 का जैतपुर रोड पे ओला बोजा के पास बना तैयार है, अपनी सरकार बन गया था। जय हैदरगढ़ में बना, रामसनेही घाट में बना, कुर्सी विधानसभा में बना, और शिलान्यास उस समय पहले स्वीकृति उस समय भी थी, लेकिन रामनगर अब बन रहा है क्योंकि सरकार चली गई। लेकिन बिजली के बारे में अगर कहा जाए तो कितना बढ़िया वोल्टेज शहर में अंडरग्राउंड लाइट है, ये करना समाजवादियों का काम। जाने कितने काम हम लोगों ने, बस अड्डा बनाया, बहुत बढ़िया बस अड्डा बना दिया, वर्कशॉप तक बना हुआ, अब संचालित नहीं कर पा रहे ठीक से। तो सर, इतनी सारी समस्याओं का आपने समाधान अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किया, क्या इसके अलावा भी ऐसी कोई समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है? बहुत सी समस्याएं हैं जो जनता के लिए, सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो हम लोग सदन में बार बार उठाते हैं। लेकिन ये गूंगी बहरे को और ये खाली बजुआ सरकार बना लेते हैं, तो गूंगे बहरे लोगों को जनता का दर्द नहीं समझते। आज तमाम आवाम मूलभूत समस्याओं से वंचित है, सरकार का पूरी तरह फेल्योर है। आप बताइए कि शहरी क्षेत्र से अगर लेके देखा जाए, आबादी रोज बढ़ रही, गाड़ियां रोज बढ़ रही, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए उनके पास पैसा नहीं, कागज पे काम करते, मुंह से काम करते, केवल मुंह से बोलते रहते हैं। तमाम किसान परेशान है, उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो कागज पे हो जाता है उनका सब काम, कहते ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। कितनी योजनाएं बता, क्या बताया जाए जिसके लिए जनता समस्या में है। गौशाला आपने देखा, हमने सदन में भी कहा, एक भी गौशाला जितनी भी खोली गई, एक भी गौशाला में एक भी गाय इस समय हमको तो नहीं लगता किसी गौशाला शहर में है, जनपद में हो नहीं।
कहते कुछ है, करते कुछ। पूरी तरह किसान त्रस्त है सांडों और गाय छुट्टा गाय से। सरकार ने कहा हम गौशाला बना रहे हैं, गौआश्रय स्थल बना रहे हैं। कुछ दिन हुआ, गड्ढे खोद दिए चारों तरफ, उसमें डाल दिया 30 रुपया भूसा, 24 घंटे में 30 रुपया एक गाय और सांड की। आप बताइए कैसे संभव है? सब लोगों ने छोड़ दिया, फिर वही काम किया। किसान परेशान, हिंदू परेशान, मुसलमान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान। सर, जनता दरबार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जनता दरबार के बारे में कि इसमें लोग अपनी अलग अलग तरह की समस्याओं को लेकर आते हैं। क्या आपने कभी उन समस्याओं को सामने से जानने की कोशिश की और उस पर आपने काम किया है? हाँ, बिल्कुल समस्याओं को जानने की कोशिश की और सही है कि आपके सामने ही काफ़ी लोग बैठे हैं हमारे मदद। जी सर, वही देख के ही मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग आपके पास आए हैं और आप उनकी ये समस्याएं ये बढ़ी हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया। पुलिस निरंकुश हो चुकी है, थाना तहसील पूरी तरह से लूट खसोट कर रहे हैं और थाने तहसील के काम लेके तमाम जनता हम लोग के पास आती है। थाने तहसील के जमाने में लूट का अड्डा, जो हम तो कह ही रहे हैं, आप भी जानते हो, ये सब जानते हैं कि उनके ही मंत्री ने कहा था, पिछले समाज का मंत्री, उसने कहा था जो काम 500 रुपये घूस में होता था 5000 से। इस समय तमाम जनता की परेशानियां यही हैं कि जानबूझ के मामले पैदा करवाए जाते हैं अधिकारियों द्वारा और जनता को पूरी तरह से निचोड़ने। यही समस्याएं ज्यादातर आ रही हैं। थाना तहसील की बहुत सी समस्याएं हम पे आती हैं, पर जितना संभव हो सकता है अधिकारी भी हम कहेंगे कि हम लोगों से जितना जायज काम होता है तुम करवाएं। सर, इस जनता दरबार में कोई गरीब बाप अपनी बेटी के लिए पैसे की ज़रूरत के लिए आता है, तो कोई माँ परेशान होती है अपने बेटे के इलाज के लिए। तो जैसे कि मैं लोगों को देख रहा हूँ आपके पास आए हैं और आप उन सारी समस्याओं का उनका समाधान कर रहे हैं, तो आपने कभी इन सब के पर्सनल लेवल पे मदद की है? देखिए, हम 2000 हमारी राजनीतिक शुरुआत 2005 से, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था उस समय 2005 से 2 बार तो हमारी पत्नी, क्योंकि महिला सीट होने के कारण 2 बार हमारी पत्नी रही, हम लोग निर्विरोध ही रहे। और एक तीसरी बार भी हमने अपने ही रिजर्व सीट हो गई तो हमने अपने ही आदमी लड़ा, वो भी निर्विरोध। तमाम जनता की तमाम समस्याओं से व्यक्तिगत रूप से हम लोग रूबरू हैं। हम लोग सड़क से उतर के भी गांव जाते हैं और वहाँ जानते हैं किस तरह क्या कर सकते हैं। किसी की मदद करने के बाद कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सही है कि अगर नाम ना पूछिए तो हम बताएं कि हम बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको मासिक भी कुछ पैसा देते हैं, विधवा होते हैं अपने शहर की। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी शादी ब्याह में जो संभव हो पाता है उतना अधिक से अधिक, लेकिन हम मदद वहीं करते हैं जैसे विधवा हो गई, उसकी बेटी है, जैसे जरूरतमंद के हिसाब से, और कोई बीमार है और वास्तव में परेशान है, उसी तरह बन पड़ता है निधि से या फिर जेब से भी हम सहयोग करते हैं। आज जो वर्तमान स्थिति है सर उत्तर प्रदेश की, आरोपियों का खुला एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, वो गुम होती जा रही है इस प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये नारा तो लेके आए थे 2014, 17, 19, हमेशा यही नारा भारतीय जनता पार्टी वालों का है कि न गुंडई न भ्रष्टाचार। हम तो कहते हैं जब गुंडे मुख्यमंत्री बन गए तो कहाँ रहेगा प्रदेश में किसी का? तो रोज मारी जा रही पुलिस। कल भी हम टीवी में देख रहे थे किसी उत्तर प्रदेश के जिले में पुलिस को दौड़ा लिया। क्या रह गया प्लान? तो पुलिस का इकबाल खत्म। जिनके ऊपर मुकदमे हैं वो सत्ता चला रहे, अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो जब उन्होंने अपने ही मुकदमे वापस लेके कुर्सी संभाल रखी है तो आप बताइए गुंडों का बोलबाला नहीं हुआ तो क्या? आज बताएं आप, इनकाउंटर करने से कहीं पूरा प्रदेश में कानून व्यवस्था सही हो जाएगी? और इनकाउंटर कहाँ? सदन में भी कहा था, हमारे पास वीडियो है सदन कि इनकाउंटर कहाँ? कि पुलिस इतनी बढ़िया निशानेबाज हो गई है आदरणीय योगी जी की कि केवल पैर और घुटने गोली लगती है। बदमाश को पेट और इतना बड़ा शरीर उसको नहीं दिखाई देता पुलिस को। मिलिट्री वालों से बढ़िया निशाना योगी जी ने एक अच्छा काम किया है, उनका हो
पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो योगी सरकार की ठोक दो नीति है या ऑपरेशन क्लीन जो इन्होंने चालू किया है, ये वाकई कारगर है? आप हमसे बेहतर जानते हैं। आपकी नजर से तो कुछ छुपा नहीं। आप तो संविधान का चौथा स्तंभ हो। ये वर्तमान स्थिति को देखकर ही मैं सर कह रहा हूँ, जो अभी उत्तर प्रदेश कानपुर बिठूर में घटना हुई है, उसकी उस क्षेत्र को, उस खबर को देख के ही मैं बात कर रहा हूँ। एक अकेले बिकरू गांव या कानपुर की घटना से नहीं मतलब है। उसको पैदा किसने किया, उसकी मदद किसने की? 3 साल से इनकी सरकार है। जब देखो एक पोस्टर दिखा देते हैं अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव। मैं कह रहा हूँ 3 साल में आप क्या करते हैं? और इससे बड़े बड़े माफिया जो इनकी पार्टी में है, इनसे ज्यादा केस वाले इनकी पार्टी मंत्री और विधायक बने, उनपे कब ठोको नीति चलेगी? उनपे गोली कब चलेगी? खुद अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं इसी सरकार, मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। ये प्रदेश चल रहा है। आप बताइए, गरीब जात विशेष के लोगों को मारा जा रहा है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, इनकाउंटर हुआ, बिकरू वाला इनकाउंटर हुआ, पूरी समाज जब मारी गई, लेकिन बाकी इनकाउंटर जो हो रहे हैं सब फेक इनकाउंटर है, पकड़ पकड़ के मारे जा रहे हैं। और वास्तव में फिर कह रहा हूँ कि घुटने के अलावा कहीं पैर के अलावा गोली नहीं पड़ती। ये जो घुटने गोली पड़ती है, ये आप समझ लीजिए हाफ इनकाउंटर नहीं है, ये फुल इनकाउंटर है। वो आदमी 4-5 साल बाद मर जाएगी। किसी भी डॉक्टर से पूछ, वो घुटना अंदर अंदर सड़ेगा, उनका वो गैप पड़ जाएगा। सरकार पूरी तरह फेल है, कानून व्यवस्था पे फेल है, रोजगार देने पर फेल है, लोगों को नौकरी देने पर फेल है, किसानों की मदद करने में फेल है, बच्चों की शिक्षा नहीं चाहती, पढ़ाई हो तो जानबूझ के ऐसा करना चाहती है। है पूरा सरकार। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर सर आपकी क्या रणनीति? रणनीति तो माननीय अखिलेश यादव जी बनाए। हमारी रणनीति है कि जनता के बीच जाएं और जनता से केवल अनुरोध पूर्वक यही पूछें कि माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके लिए क्या हितकारी योजनाएं बनाई थी, और माननीय योगी आदित्यनाथ 4 साल में कौन सी योजनाएं बना रहे हैं, ये बताने का अवसर है। और यही रणनीति है। हम तुलनात्मक बातें अपने लोगों के बीच रखेंगे, मतदाताओं से मदद मांगेंगे और जरूर अनुरोध करेंगे कि तुलना जरूर कर लीजिए योगी जी की और माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा। आगामी आने वाले चुनाव में सर आप जो 2 जीत हासिल कर चुके हैं, 1 जीत और हासिल करके हैट्रिक कब लगाएंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, अपने मुंह से कहना बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन तमाम मददगार और परवरदिगार की अगर इच्छा होगी तो हैट्रिक क्या, हम जो देखा है कई लोग बड़े 9 बार से लगातार विधायक होते चले आए उत्तर प्रदेश में। तो ये तो जनता यानी तमाम इंसान, मददगार इंसान और परवरदिगार या भगवान, इनके सहारे है। 3 बार रखेंगे, 4थी बार रखेंगे, जीवन तक क्या पता है, आज है कल ही चले जाए। लेकिन कोशिश तो यही हर आदमी चाहता और प्रयास भी यही करें। 2017 में सर अपने चीफ प्रतिद्वंदी श्री सुरेंद्र सिंह जी को बहुजन समाज पार्टी के जो है उनको आपने 29,704 के मार्जिन के वोटों से हराया। क्या आप यही आगे आने वाले चुनाव में भी कंटिन्यू करेंगे या इससे ज्यादा और कुछ? कौन नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें? 12 से 17 के बीच तो अंतर बढ़ा, जीत का अंतर बढ़ा। सभी लोग चाहेंगे कि हम कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा पाएं, और उसकी प्रयास जारी है। हमको नहीं लगता है कि हमारी जनता हमारी मदद में कोई कमी लाएगी। बाकी भगवान से है, इंसान है। जीत का मूल मंत्र क्या है सर? लोगों को सम्मान करना, जितना संभव हो सके ईमानदारी से काम करना। जिनका काम नहीं होने वाला उनसे हाथ जोड़ के हम कह देते हैं कि हम आपका काम नहीं होने वाला है, काम नहीं हो पाएगा। उस समय उनको बुरा लगता है, लेकिन बाद में कहते हैं कि आदमी साफ बात तो करते हैं। पहली बात हम तो यही कहेंगे, जीत का मूल मंत्र केवल सम्मान करना और विकास करना है, सबका अदब करना है और सबके मौके पर खड़े होना। आने वाले चुनाव के लिए आपने जनता के लिए क्या लक्ष्य तैयार करके रखा है? जनता के लिए क्या लक्ष्य बताएं? सरकार है नहीं। आपके मतलब अपने क्षेत्र की बात करें। हाँ, मेरी जब सरकार थी तो हमने बताया ना कि बहुत से ऐसे काम है, अगर हम लिख के बताएंगे, पूरी बुकलेट बनी है हमारे पास, हमने छापी थी 17 में, हमने बांटी थी, हमने 5 साल में क्या किया। तो अब जनता के बीच में तो यही कहेंगे
कि हम लोग तो समाजवादी लोग वादे नहीं करते हैं, लेकिन पीछे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने से तमाम जनता उत्तर प्रदेश में देख रही है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कौन सी योजनाएं चलाई। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चुंगी माफ की थी तो माननीय अखिलेश यादव आए, उन्होंने नहरों की सिंचाई का पानी माफ कर 102 नंबर एम्बुलेंस चला, इससे तमाम जनता का सीधा लाभ हुआ। लैपटॉप पार्टी जाने क्या क्या किया समाजवादियों ने। तो समाजवादियों की योजनाओं को केवल बताने की जरूरत है कि हमने पहले क्या किया और आज क्या हो। इस इंटरव्यू सेशन खत्म करते करते सर अंत में मैं आपसे आज के दौर की सबसे बड़ी परेशानी यानी कि कोरोना वायरस से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूँगा, और वो ये है कि कोरोना काल में जब देश पूरी तरह से प्रभावित था, तब आपने किस प्रकार अपने विधानसभा तथा उन क्षेत्रवासियों की किस तरह से सहायता की और इस महामारी से किस प्रकार आपने क्षेत्रवासियों को जागरूक किया? देखिए, अपने मुंह से कहना तो नहीं ठीक होगा, लेकिन जनता कर्फ्यू और उसके बाद एक दिन जब शुरुआत में लॉकडाउन हुआ है पहले दिन, उसके अलावा हमारा ऑफिस रोज खुला है। हम बाबा केदारनाथ सेवा संस्थान में संरक्षक भी हैं और लगातार वहाँ पे खाना बना, उसमें जो हो सका हमने मदद की। इसके अलावा हमने अपने ऑफिस से हमारे परिवार के बच्चों ने, हमारे भाई ने, सभी लोगों ने उसकी फोटो छपी है, राशन जितना संभव हो सका बांटा, जो नगद हो सका बांटा, मास्क बांटे और लोगों के दुख दर्द में गांव-गांव जाते रहे। हम नहीं डरे कि कोरोना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि आप एहतियात बरतो, घर से ना निकलो। तो हमने कहा कि हमारी नौकरी ही घर से निकलने वाली है, तमाम जनता के ऊपर तकलीफें पड़ी हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो जनता क्या कहेगी कि हमारे बुरे वक्त पर विधायक जी छुप के बैठ गए। कोरोना वास्तव में एक बीमारी तो है इंडिया के लिए, हम महामारी नहीं कहेंगे इसको। महामारी तब होती थी जब पुराने लोग बुजुर्ग बताते हैं कि महामारी में हर गांव में 1-2 लोग मर जाते थे, हैजा आता था, पहले चीचक आती थी। ये महामारी तो नहीं कही जाएगी, बीमारी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत ही जल्दबाजी की, जैसे नोटबंदी में, उसी प्रकार से लॉकडाउन में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी की। जब 200-500 मरीज थे, पूरे देश में 1000 मरीज थे, तो देश बंद और 10 लाख से ज्यादा है देश में। तमाम लोग त्रस्त हो गए, तमाम लोग फंस गए, बर्बाद हो गए। आप बताइए, उन मजदूरों की केवल बात की जाए जिनके लिए माननीय मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से घुमा दूंगा, मैं कह रहा हूँ वही मजदूर पैदल चलते चलते उनकी हवाई चप्पल भी घिस गई और खा गए मोदी जी। आज बताइए ना कि आज कितनी दशा खराब है हिंदुस्तान। तो आपको लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं इस पूरे कोरोना वायरस में बहुत बड़ी लापरवाही मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ, रात के माध्यम से कह रहा हूँ फैसल, देश के प्रधानमंत्री जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, कई बार मुख्यमंत्री रहे, ना समझ में। नोटबंदी की तरह 8 बजे रात में प्रकट होते हैं और 12 बजे से नोट बंद, उसी तरह लॉकडाउन में 8 बजे रात में प्रकट होकर टीवी के माध्यम से बताते हैं कि 12 बजे रात से ट्रेन बंद, गाड़ी बंद, साइकिल बंद, कार बंद, हवाई जहाज बंद, ट्रक बंद, सब पूरा देश बंद। बताइए, जो लोग इलाज करने दूसरे प्रदेशों में गए होंगे, जो लोग अपने बच्चों के किसी वजह से कहीं गए होंगे, कोई लोग जियारत करने या धार्मिक अनुष्ठान के लिए दूसरे प्रदेश में गए होंगे, मजदूर तो जहाँ थे वहां नौकरी कर रहे थे, उनको रोटी तो उसके मालिक ने थोड़ी बहुत दी होगी, लेकिन उनकी क्या हालत हुई, कैसे लोग रहे होंगे वहां, होटल में जाने कहाँ सब कुछ बंद था। ये नासमझी की बात नहीं, इसके पीछे की भाजपा बहुत चालाक पार्टी है, इसके पीछे की साजिश आप देखिएगा। 5 किलो अनाज दे के 35 किलो पहले मिलता था, अब उसी को डिवाइड करके 5 किलो अनाज 500,000 रुपया दे के जनता के पैसे का दुरुपयोग करके केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकारें अपना चुनावी मुद्दा बना रही है और चुनाव केवल गरीब करो, मदद करो, सरकारी पैसे से मदद कर रहे हैं। कौन से हम लोगों ने जेल से किया, हम कहें कौन सा महामारी आई थी, मैं आज भी नहीं मान रहा हूं कि महामारी है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बीमारी है। जिस बीमारी की कोई दवा ही नहीं बनी,
उससे लोग ठीक अगर हो रहे हैं तो महामारी कैसे होगी? कैसे लोग ठीक हो रहे हैं? ठीक होने का अनुपात भी उन्हीं के आंकड़े बताते हैं सरकार के कि जितने बीमार हुए आधे से ज्यादा ठीक हुए। तो जानबूझ के ये कोई बहुत बड़ा प्लान है, जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी थाली बजा के, कभी गणेश जी को दूध पिला सरकार बना लेती, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी रोहिंग्या के नाम पर, जाने क्या कभी सोचा कि नौजवानों को नौकरी कैसे? व्यापारी, केवल चंद व्यापारी देश में ताकतवर रहेंगे, बाकी सब गरीब होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, और देश कमजोर हुआ है। इसके आपके माध्यम से हम तमाम लोगों तक लेके जाएं कि पूरे देश को कमजोर करने की पूरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी। आगामी आने वाले चुनाव में सर मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप 2022 में विधानसभा चुनाव अपने क्षेत्र में जीते और जो जीत की हैट्रिक है वो लगाएं। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।